today's compiler design topics, that is actually symbol table management and error detection. जैसे हमने देखा previous classes में कि कंपाइलर के डिफरेंट 6 फेजेस होते हैं एंड हर एक फेजेस के जो होता है कुछ ना कुछ एरर जनरेट होने के चांसेस बनते हैं। और हमने ये भी देखा कि सिंबल टेबल इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोर द आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन। जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं यानी जो भी हमारे पास कांस्टेंट या आइडेंटिफायर क्रिएट होते हैं उसको हम टेबल में शो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि आप इसमें से टोकन डिटेक्ट कीजिए और ये बताइए कि किसका एंट्री सिंबल टेबल में होगा नहीं होगा। तो उसके बारे में हमने पूरा देखा था डिटेलिंग की किस तरह से सिंबल टेबल की एंट्री होती है और किस पर्पस के लिए होता है। बेसिकली आइडेंटिफायर एंड कांस्टेंट के लिए सिंबल टेबल मैनेजमेंट होता है और साथ ही साथ हर एक फेजेस में डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे पास एरर जनरेट हो सकते हैं जिसको हम शो करते हैं। तो आप देखते हैं कि वो चीजें क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि सिंबल टेबल मैनेजमेंट क्या होता है। A symbol table is a data structure containing a record for each identifier with field for the attribute of the identifier. तो जैसे already we know that I have explained that कि symbol table is nothing but the data structure. One kind of data structure मतलब table information is going to be generated with respect to a symbol table. अब ये जो टेबल होता है इसमें टेबल में हम क्या करते हैं, हर एक आइडेंटिफायर के बारे में इंफॉर्मेशन विद द फील्ड फॉर द एट्रीब्यूट, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ उस आइडेंटिफायर का डिस्क्रिप्शन एक टेबल फॉर्मेट में होता है जिसको हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ टेबल यानी इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, यू कैन सी दैट the lexical analyzer detect the identifier in the source program and enter into the symbol table. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि from which phase the symbol table is going to अपडेट इट, यानी सिंबल टेबल पे एंट्री यानी जो इंफॉर्मेशन की एंट्री है किस फेज से शुरू होती है। तो सिर्फ साफ साफ बताया गया है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है वो ऐसा फेज है जिसमें हम आइडेंटिफायर को डिटेक्ट करते हैं, यानी टोकन को हम ऐसे आइडेंटिफायर डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उस आइडेंटिफायर का इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफायर को हम लोग अनदर वर्ड में क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन की एंट्री है उसको हम टेबल में ले आते हैं। तो साफ साफ सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये बोल सकते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर इज द फर्स्ट फेज टू इंटर द इंफॉर्मेशन into the symbol table about identifier. As well as constant is detected, it is also going to be add the information in symbol table, उसकी information भी वहाँ पे स्टोर हो जाती है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है the attributes of the identifier ऑब्लिक फंक्शन नेम। तो जैसे आप कभी प्रोग्रामिंग करते हो तो कीवर्ड का नाम, सॉरी आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल के नाम देते हो और साथ ही साथ जब आप फंक्शन बनाते हो तो उसका भी नाम देते हो। तो वही चीज बता रहा है कि द एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइडेंटिफायर एंड फंक्शन नेम कैन नॉट नॉर्मली बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस। तो इसका मतलब होता है कि जो एट्रीब्यूट्स है यानी आइडेंटिफायर का एट्रीब्यूट्स और उसका फंक्शन नेम जनरली हम लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या है कि एज ए आइडेंटिफायर टोकन्स होता है। द रिमेनिंग फेज इंटर इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफायर इनटू द सिंबल टेबल। तो इसका मतलब साफ साफ आपको क्लियरली पता चल गया है कि लेक्सिकल एनालाइजर वो फेज है जो कि आइडेंटिफायर की एंट्री करती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसको बोल रहे हैं कि आइडेंटिफायर का नाम या कांस्टेंट का नाम वो सिंबल टेबल में डालता है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में लेक्सिकल एनालाइजर फेज में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं जाता है। जो फर्दर इंफॉर्मेशन यानी उस वो आइडेंटिफायर किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, वो कितने लोकेशन में, कौन से लोकेशन में स्टोर, किस तरीके के लोकेशन में स्टोर होगा, या फंक्शन का नाम क्या है, इस सब की इंफॉर्मेशन जो होता है जो रिमेनिंग फेज होता है उसमें जाके ये एंटर्ड होता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो आइडेंटिफायर की एंट्री सिंबल टेबल में फर्स्ट जो फेज होता है वो लेक्सिकल एनालाइजर है, तो जिसमें सिर्फ उसका नाम एंटर्ड होता है एंड उसके बाद जो वेरियस इंफॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर होता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब next, that is you can say that record the identifiers used in the source program and collect information about the various attributes of each identifier. तो इसका मतलब होता है सिंपल टेबल मैनेजमेंट का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है। अब जाते हैं जो आइडेंटिफायर होता है उसमें जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइडेंटिफायर प्रोवाइड्स, फॉर एग्जांपल तीन हम एट्रीब्यूट्स बेसिकली यूज करते हैं।
स्टोरेज एलोकेशन साइज, यानी अगर आप जिस डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसका स्टोरेज एलोकेशन कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक आइडेंटिफायर डिटेक्ट किया है और उस आइडेंटिफायर को आपने इंटीजर फॉर्म में डिक्लेयर किया है, then the storage of that particular identifier will be 2 bytes। तो इसका मतलब है कि जो डेटा टाइप्स है उसके हिसाब से। तो सेकंड फील्ड बताया गया है डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का है। थर्ड फील्ड आपको बताया गया है स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर। स्कोप का मतलब सिंपल सी बात है, ये लोकल बेस्ड आइडेंटिफायर या ग्लोबल आइडेंटिफायर, यानी जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में आपने सुना होगा, सो दैट इज डिफाइंड इन द थर्ड फेज, यानी जो थर्ड फील्ड होता है उसमें। तो एट्रीब्यूट्स के तीन फील्ड होते हैं, डेटा टाइप, स्टोरेज एलोकेशन एंड स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर। तो स्कोप मतलब ग्लोबल या लोकल स्कोप है, उसके लिए उसको डिफाइन किया गया है। अब आते हैं जो आपके पास बता रहा है कि द एट्रीब्यूट ऑफ द फंक्शन। सपोज कर लो आपने फंक्शन बनाया, तो जैसे आइडेंटिफायर होता है उसको हम नाम देते हैं, यानी जो आपके पास वेरिएबल होता है उसका नाम देते हैं, उसी तरह से फंक्शंस होते हैं उसको भी नाम देते हैं। तो फंक्शंस के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लास्ट वाले पॉइंट में बताया गया है। सबसे पहला नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये सभी जानते हैं आप लोग जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो फंक्शन हैविंग ऑलवेज आर्गुमेंट। तो इसका मतलब होता है ऑलवेज आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी है, मतलब उसमें आर्गुमेंट्स होते हैं नहीं भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि नो आर्गुमेंट होता है, लेकिन अगर सपोज कर लो आपने आर्गुमेंट आपने प्रोवाइड किया है तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, जैसे 2 आर्गुमेंट है या 3 आर्गुमेंट है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है एज ए फील्ड के फॉर्म में। सेकंड फील्ड होता है आर्गुमेंट टाइप्स, वो जो आर्गुमेंट आपने लिया है वो कौन से टाइप के आर्गुमेंट्स है, जैसे मल्टीपल मिक्स्ड टाइप के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, सेम टाइप के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो उस चीज को हमको मेंशन करना पड़ता है। मेथड ऑफ पासिंग ईच आर्गुमेंट। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कि आप जब किसी प्रोग्राम से किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो वहां से जो डेटा आप पास करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पासिंग आर्गुमेंट पासिंग, तो वो किस तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है कि बाय रेफरेंस आप पास कर रहे हो, बाय वैल्यू आप पास कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें होता है आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट फील्ड होता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ता है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड होता है कि अगर सपोज कर लो आपने कुछ रिटर्न किया है तो वो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया इफ एनी। इफ एनी का मतलब होता है कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा रिटर्न कीजिए, रिटर्न करेंगे फंक्शन से। इफ यू वांट टू रिटर्न और इफ यू हैव रिटर्न एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फंक्शन, सो यू हैव टू बी पुट द टाइप। तो उस टाइप का इंफॉर्मेशन ये फोर्थ फील्ड में होता है। So this is the fields actually about the identifier attributes and about the function attribute, जब भी आप इसको सिंबल टेबल में एंट्री करते हैं। अब जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट, तो ये सिंबल टेबल के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया बहुत सिंपल वे में समझने के लिए। आपको समझ में आ गया कि सिंबल टेबल एक तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है, जिसमें कि आइडेंटिफायर या फंक्शंस के नाम को ऐड करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को फर्दर फेजेस में, यानी जो सेकंड फेज ऑनवर्ड जो भी है उसमें एट्रीब्यूट्स ऐड होते जाते हैं। तो हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई के लिए कितने होते हैं और फंक्शन नेम के लिए कितने होते हैं। अब आ जाते हैं एरर डिटेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक फेजेस में ये चीजें पॉसिबल होती है कि आपका कहीं ना कहीं एरर डिटेक्ट होगा और उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि ईच फेज कैन इनकाउंटर एरर्स। तो हर एक फेज जो होता है हमेशा एक एरर को इनकाउंटर कर सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है कि वो कोई एरर जनरेट ना करे हर एक फेज में, या हो सकता है कि हर एक फेज में एरर जनरेट हो। ठीक है, आफ्टर डिटेक्टिंग एन एरर ए फेज मस्ट समहाउ डील विद दैट एरर सो दैट कंपाइलेशन कैन प्रोसीड। तो इसका मतलब है कि अगर किसी फेज में किसी तरीके का कोई एरर डिटेक्ट होता है तो वो कैसे भी करके उससे डील करता है ताकि वो फर्दर जो आपका फेज है उसमें प्रॉब्लम ना करे और कंपाइलेशन जो प्रोसेस है वो इजीली प्रोसीड करे। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक फेज में जो भी एरर डिटेक्ट होता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The syntax and the semantic analysis phase usually handle a large fraction of error detectable by the compiler। तो एक चीज साफ साफ है, आउट ऑफ द 6 फेजेस आपके पास जो सेकंड फेज जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स फेज या पार्सर के नाम से जानते हैं, और थर्ड जो फेज होता है सेमांटिक एनालिसिस फेज, ये दो फेज ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम एरर आने के चांसेस है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर विल बी डिटेक्टेड हियर।
जैसे सिंटेक्स पेज में सिंटैक्टिकली अगर आपका स्टेटमेंट सही नहीं है तो एरर जनरेट होना ही है, सिंटेक्स एरर जिसको बोलते हैं। तो सेकंड फेज सिंटेक्स एरर के लिए बना हुआ है। सिमेंटिक एनालिसिस मतलब सपोज कर लो डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ मिसमैच हो रहा है, तो उसके बारे में जो भी वार्निंग है, आप देखे होंगे जब कंपैरिजन करते हैं तो वार्निंग या फिर कुछ तरीके का डिटेक्शन होता है, तो वो चीजें आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेज में जनरली जनरेट होता है। तो ये जो दो फेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है, आप जो कि एरर मैक्सिमम नंबर जो एरर की बात करते हो वो इसी में ही जनरेट होता है। फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया है द लेक्सिकल फेज कैन डिटेक्ट एरर वेयर द कैरेक्टर रिमेनिंग इन द इनपुट डू नॉट फॉर्म एनी टोकन ऑफ द लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर टू कैरेक्टर ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी डिटेक्ट करते हैं और टोकन्स बनाते हैं। तो ऐसा टोकन हमने बनाया है जो कि डिफाइन नहीं होता है या किस तरीके से वो फॉलो नहीं करता है जो रूल्स हमने उसके लिए बनाया है। तो ऐसे केस में लेक्सिकल एनालिसिस में जो हमारे पास होता है वो कैरेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है कि कैरेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है किसी टोकन को डिफाइन करने के लिए, यानी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि किसी टोकन को डिटेक्ट करने के बाद, और वो चीज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आइडेंटिफायर टोकन को यानी वेरिएबल के टोकन को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो हमने देखा कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो अल्फाबेटिक ना होकर न्यूमेरिकल कैरेक्टर होता है। तो एक तरीके से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो रूल्स हमने बनाया था कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एक अल्फाबेटिक्स यानी स्मॉल हो या कैपिटल अल्फाबेट्स हो, वो होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो एरर है, इस तरीके का एरर कि नॉट स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स, यानी जो आपका अल्फाबेट्स है नॉट स्टार्ट विद द अल्फाबेट, तो इस तरीके का एरर जनरेट हो सकता है। तो लेक्सिकल फेज का एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब आते हैं कि द सिंटैक्स एनालिसिस फेज determine the errors where the token stream violates the structure rules। तो इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो फेज मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम एरर को जनरेट करने के लिए। लेक्सिकल फेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जनरली वहां कैरेक्टर के पैटर्न से रिलेटेड जो भी एरर है वो आ जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब जाता है कि द सिंटेक्स एनालिसिस फेज में हमेशा जो प्रॉब्लम आता है वो सिंटेक्स से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा है इफ ब्रैकेट एक वेरिएबल का नाम ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन, फिर एक कांस्टेंट, फिर ब्रैकेट नहीं दिया, फिर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा। तो इसका मतलब है कि अगर सिंटैक्टिकली इसमें देखते हैं तो इसमें सिंपल से एक प्रॉब्लम है कि आपने एक राइट जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको स्मॉल ब्रैकेट है उसको आपने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स को चेक करने का काम, यानी अगर आपने कुछ वायलेट किया है, जो कि आपने अगर इफ स्टेटमेंट अगर आपने लिखा है और उसको आपने वायलेट किया है और वो आपका सही तरीके से नहीं लिखा गया, तो वो जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, उस स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना, इसका काम होता है सिंटेक्स एनालिसिस पे। तो ऐसे केस में जो एरर जनरेट होगा वो सिंटेक्स एनालिसिस के फेज का एरर कहलाएगा। तो सिंटेक्स से रिलेटेड जो भी एरर है वो सिंटेक्स एनालिसिस फेज ही जनरेट करता है। अब थर्ड जो लास्ट पॉइंट में लिखा गया है द सिमेंटिक एनालिसिस डिटेक्ट कंस्ट्रक्ट दैट हैव द राइट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बट नो मीनिंग ऑन द ऑपरेशन इन्वॉल्व। सो ये जो होता है कि द सिमेंटिक एनालिसिस डिटेक्ट कंस्ट्रक्ट दैट हैव द राइट सिमेंटिक स्ट्रक्चर बट नो मीनिंग। तो इसका मतलब है कि सिंटैक्टिकली आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, सही लिखा है, बट अगर हम मीनिंगफुल में जाते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल मिस्टेक्स। जो सिमेंटिक एनालिसिस फेज होता है वो लॉजिकल मिस्टेक्स मैक्सिमम होते हैं जिसको हम डिटेक्ट नहीं करते, कंफ्यूज भी होता है कभी कभी। तो उस केस में जैसे सपोज कर लो आपने इंटीजर के साथ फ्लोट को ऐड करने की कोशिश किया, या फिर आपने सपोज कर लो इंडेक्स में इंटीजर वेरिएबल के बजाय फ्लोट वेरिएबल, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सिमेंटिक एनालिसिस ही इसको हैंडल करता है, और फिर एक तरीके का एरर जिसको हम वार्निंग फॉर्म में जनरेट करता है। तो try to add two identifiers, one which is the name of an array and another is the name of an procedure। तो ये जैसे मैं अभी पता है गलती से हमने ऐसे इस तरीके के जो एग्जांपल में लिखा गया है दिख रहा है आपको, इसमें आप जैसे स्लाइड में आप देख सकते हो, जिसमें बोल रहा है कि हम दो आइडेंटिफायर को जोड़े जिसमें एक एरे है और दूसरा एक प्रोसीजर का नाम है, यानी फंक्शन का नाम है, गलती से हमने लिख दिया। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि आपने गलती से इसको लिख दिया है, तो वो एरर कौन फाइंड आउट करता है, सिमेंटिक। क्यों? क्योंकि सिंटैक्टिकली वो करेक्ट है, क्योंकि आपने दो चीजों को ऐड फॉर्म में लिखा है, तो सिंटैक्टिकली दैट इज करेक्ट, यानी वो सही तरीके से करेक्ट है। क्योंकि सिंटेक्स एनालिसिस फेज में वो चीज पता नहीं चलता है कि आपने एरे को लिया है और आपने एक प्रोसीजर यानी फंक्शन के नाम को रखा है जो कि ऐड करने की कोशिश किया।
वो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सिंटेक्स एनालिसिस अपने हिसाब से ठीक मानता है, लेकिन जब उसका मीनिंग चेक होता है कि आपने किन दो को ऐड कर रहे हो, तो उन दोनों के मीनिंग को चेक करते समय सिमेंटिक एनालिसिस एक एरर जनरेट कर रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, वो बताता है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें पता चल गई कि 3 फेजेस होता है जिसमें कि मैक्सिमम एरर के चांसेस होते हैं और वो रिपोर्ट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so that's all. So this is the end of this particular error detection and reporting as well as symbol table management. तो सारा चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि which phase is basically used for generate the maximum number of error, so you can say that the topmost is syntax analyzer, or second one you can say that lexical phase, and third one you can say that semantic phase.